नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को और आज हम लोग कवर करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी के उत्तराधिकारियों के संबंध में और मुख्य रूप से जानेंगे दोस्तों पेशवाओं के संबंध में। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के संबंध में दोस्तों हम लोग जानेंगे संभाजी के संबंध में, राजा राम, ताराबाई और साहू जी के संबंध में। इसी तरह दोस्तों पेशवाओं के शासनकाल के अंतर्गत दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ के संबंध में, बाजीराव प्रथम के संबंध में, बालाजी बाजीराव, माधवराव और बाजीराव द्वितीय के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों के संबंध में। लास्ट के सेशन में दोस्तों हमने शिवाजी के बारे में डिटेल से कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। शिवाजी की मृत्यु दोस्तों हुई थी 1680 ईस्वी में और शिवाजी की मृत्यु के बाद दोस्तों शिवाजी के उत्तराधिकारी बनते हैं संभाजी, जो दोस्तों 1680 ईस्वी से लेकर 1689 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य के शासक बनते हैं। 1680 ईस्वी में दोस्तों संभाजी मराठा छत्रपति बने थे और इन्होंने दोस्तों अपनी राजधानी रामगढ़ को बनाई थी। तो दोस्तों संभाजी ने अपनी राजधानी किससे बनाई थी? तो रामगढ़ को। जिस दोस्तों अष्टप्रधान समिति का गठन शिवाजी ने किया था उसका दोस्तों विघटन यानी कि उसकी समाप्ति की थी संभाजी ने। तो यहाँ से दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अष्टप्रधान समिति या अष्टप्रधान दल का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। लेकिन दोस्तों इसका विघटन किसने किया यानी कि इसको समाप्त किसने किया? तो संभाजी ने इसको समाप्त किया था। संभाजी के सबसे करीबी सहयोगियों में से दोस्तों एक थे कवि कलश जी। इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संभाजी के सबसे करीबी सहयोगियों में से कौन थे। एक तो कवि कलश जी थे। संभाजी के दोस्तों एक पुत्र थे जिनका नाम था साहू जी। उस साहू जी को 207 वर्ष की आयु में औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया गया था। तो दोस्तों साहू जी को बंदी किसने बनाया था? तो औरंगजेब ने। इनकी उम्र तब 7 वर्ष की मात्र थी और अंत में दोस्तों 1689 ईस्वी में संभाजी की मृत्यु हो जाती है। उस संभाजी की मृत्यु के बाद चूंकि दोस्तों उनके वंशज थे साहू जी, उनको बंदी बना लिया गया था औरंगजेब के द्वारा। इस कारण दोस्तों इनके भाई एक थे जिनका नाम था राजा राम, और राजा राम दोस्तों संभाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। राजा राम जी दोस्तों 1689 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य का संचालन करते हैं। 1689 ईस्वी में दोस्तों राजा राम संभाजी के उत्तराधिकारी बने थे। राजा राम जी ने दोस्तों अपनी राजधानी सतारा को बनाई थी, जबकि दोस्तों हमने पढ़ा था कि संभाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी रामगढ़ को और राजा राम जी ने दोस्तों अपनी राजधानी बनाई थी सतारा को। राजा राम की दोस्तों पत्नी का नाम था ताराबाई और इनके पुत्र का नाम था शिवाजी द्वितीय। और अंत में दोस्तों राजा राम की मृत्यु हो जाती है 1700 ईस्वी में। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि शिवाजी की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? तो संभाजी। संभाजी ने अपनी राजधानी किससे बनाई थी? उन्होंने अष्टप्रधान समिति का विघटन किया था। इनके करीबी सहयोगी कौन थे? और संभाजी के पुत्र को किसने बंदी बना लिया था? और संभाजी की मृत्यु के बाद दोस्तों संभाजी के उत्तराधिकारी बनते हैं राजा राम, जिन्होंने दोस्तों सतारा को अपनी राजधानी बनाई थी। उनकी पत्नी का नाम था ताराबाई, उनके पुत्र का नाम था शिवाजी द्वितीय। उनकी मृत्यु 1700 ईस्वी में हो जाती है। राजा राम की मृत्यु के बाद दोस्तों उनके उत्तराधिकारी बनती हैं उनकी पत्नी ताराबाई जी। ताराबाई जी दोस्तों 1700 ईस्वी में मराठा शासिका बनती हैं और 1707 ईस्वी तक दोस्तों मराठा साम्राज्य का संचालन करती हैं। ये दोस्तों राजा राम की उत्तराधिकारी बनी थी। ताराबाई ने दोस्तों एक ईमानदार की उपाधि धारण की थी। ये ईमानदार की उपाधि इनको औरंगजेब ने दी थी। तो ताराबाई को ईमानदार की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों हो जाती है 1707 ईस्वी में और 1707 ईस्वी में दोस्तों जो औरंगजेब के द्वारा बंदी बनाए गए थे साहू जी, उनको दोस्तों बहादुर शाह प्रथम के द्वारा आज़ाद कर दिया जाता है। तो दोस्तों साहू जी को बंदी किसने बनाया था? तो औरंगजेब ने। और आज़ाद किसने किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने, जो औरंगजेब के पुत्र थे। चूँकि दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, इस कारण दोस्तों उनके पुत्र बहादुर शाह प्रथम साहू जी को आज़ाद कर देते हैं। और दोस्तों साहू जी जब आज़ाद हो जाते हैं तब ये खेड़ा का युद्ध लड़ते हैं। खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। खेड़ा का युद्ध दोस्तों ताराबाई जो एक मराठा शासिका थी, जो राजा राम की उत्तराधिकारी बनी थी, और साहू जी के मध्य दोस्तों खेड़ा का युद्ध होता है। इस युद्ध में दोस्तों साहू जी ताराबाई को पराजित कर देते हैं और खुद मराठा शासक बन जाते हैं।
और इस प्रकार दोस्तों ताराबाई को पराजित करके साहू जी 1707 ईस्वी में मराठा शासक बनते हैं और 1749 ईस्वी तक दोस्तों ये मराठा साम्राज्य का संचालन करते हैं। इन्होंने दोस्तों अपनी राजधानी बनाई थी सतारा को। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि साहू जी ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, तो सतारा को बनाई थी। साहू जी ने दोस्तों 1713 ईस्वी में एक बालाजी विश्वनाथ नामक व्यक्ति को पेशवा का पद प्रदान किया था और यहीं से दोस्तों पेशवाओं का प्रभुत्व चालू होता है। यहीं से दोस्तों पेशवा शक्तिशाली बनना स्टार्ट होते हैं जब बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा बनते हैं साहू जी के। और साहू जी के शासनकाल में ही दोस्तों छत्रपति यानी कि जो मराठा शासक है उसका पद कमज़ोर होने लगता है और पेशवा यहीं से दोस्तों इन्हीं के शासनकाल से शक्तिशाली बनना स्टार्ट हो जाते हैं और 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना तारा जी के संबंध में और साहू जी के संबंध में। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे पेशवाओं के संबंध में, क्योंकि साहू जी के शासनकाल में ही पेशवा शक्तिशाली बनते हैं और दोस्तों ये मराठा साम्राज्य के जो शासक थे उससे हटकर, उससे स्वतंत्र होकर अपने राज्य का संचालन खुद करते हैं। चलिए दोस्तों अब आइए जानते हैं हम लोग मराठा साम्राज्य में पेशवा के प्रभुत्व के संबंध में। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पेशवा का पद शिवाजी के शासनकाल में गठित किया गया था। शिवाजी के शासनकाल में दोस्तों एक अष्टप्रधान नामक दल का गठन किया गया था। उस दल का सबसे बड़ा पद दोस्तों पेशवा का पद होता था। एक्चुअली में दोस्तों छत्रपति यानी कि जो मराठा राजा था उसका प्रधानमंत्री का पद ही पेशवा कहलाता था। लेकिन दोस्तों तब ये पेशवा का पद राजा यानी कि छत्रपति के अंडर में रहकर कार्य करता था। लेकिन दोस्तों साहू जी के शासनकाल में पेशवा का पद काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। परिणाम यह होता है कि दोस्तों छत्रपति का पद कमज़ोर पड़ने लगता है और पेशवा अपने आप को छत्रपति से स्वतंत्र करके एक नए मराठा साम्राज्य की नींव रखते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इन पेशवाओं के संबंध में। तो इसी क्रम में दोस्तों पहले पेशवा माने जाते हैं स्वतंत्र रूप से जो पेशवा बने थे मराठा साम्राज्य के, वे माने जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ दोस्तों 1713 ईस्वी में पेशवा बने थे और 1720 ईस्वी तक दोस्तों ये पेशवा के पद पर बने रहते हैं। मराठा साम्राज्य में दोस्तों पेशवाओं का संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ जी को। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेशवाओं का संस्थापक मराठा साम्राज्य में किसे माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ जी को। इसके अलावा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। जबकि दोस्तों हम लोग जानते हैं मराठा साम्राज्य की स्थापना तो शिवाजी ने की थी, लेकिन दोस्तों द्वितीय मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो बालाजी विश्वनाथ जी। साहू जी ने दोस्तों अपने शासनकाल में 1708 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को एक सेना कर्ते के पद पर नियुक्त किया था। यहीं से दोस्तों ये मजबूत होते चले जाते हैं और आगे चलकर दोस्तों साहू जी इन्हें पेशवा का पद भी प्रदान करते हैं 1713 ईस्वी में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालाजी विश्वनाथ को साहू जी ने कब पेशवा का पद प्रदान किया था, तो 1713 ईस्वी में। और सेना कर्ते का पद भी इनको प्रदान किया था साहू जी ने 1708 ईस्वी में। बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में दोस्तों दिल्ली की संधि हुई थी 1719 ईस्वी में। तो पूछा जा सकता है कि दिल्ली की संधि कब हुई थी और किसके मध्य हुई थी, तो दोस्तों दिल्ली की संधि हुई थी बालाजी विश्वनाथ जी के और मुगल बादशाह थे दोस्तों रफ़ी उर रज्जात, इन दोनों के मध्य दोस्तों दिल्ली की संधि हुई थी 1719 ईस्वी में। इस संधि के तहत दोस्तों रफ़ी उर रज्जात ने साहू जी को महाराष्ट्र का छत्रपति बनाया था। इसके अलावा दोस्तों रफ़ी उर रज्जात ने दक्षिण मुगल राज्य में चौथ कर और सरदेशमुखी कर की वसूली की आज्ञा दे दी थी साहू जी को। दिल्ली की संधि को दोस्तों रिचर्ड टेम्पल ने मराठा का मैग्ना कार्टा कहा था। तो किस संधि को दोस्तों मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो दिल्ली की संधि को कहा जाता है। किसने कहा था, तो रिचर्ड टेम्पल ने। तो इस प्रकार दोस्तों दिल्ली की संधि कब हुई थी, किसके मध्य हुई थी, इसकी दो शर्तें महत्वपूर्ण क्या थीं और किसने दोस्तों दिल्ली की संधि को मराठा का मैग्ना कार्टा कहा था, तो रिचर्ड टेम्पल ने। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1720 ईस्वी में दोस्तों बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने होंगे। चलिए अब आई दोस्तों लोग जानते हैं बाजीराव प्रथम जी के संबंध में। बाजीराव प्रथम दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के बाद अगले पेशवा बनते हैं, यानी कि बालाजी विश्वनाथ के उत्तराधिकारी बनते हैं 1720 ईस्वी में और 1740 ईस्वी तक दोस्तों ये पेशवा के पद पर रहते हैं। 20 वर्ष की आयु में दोस्तों ये बाजीराव प्रथम अगले पेशवा बने थे। तो कितनी वर्ष के आयु में दोस्तों बाजीराव प्रथम पेशवा बने थे, तो 20 वर्ष की आयु में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हिंदू पद
पातशाही की उपाधि दोस्तों बाजीराव प्रथम ने धारण की थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि हिंदू पद पातशाही की उपाधि किसने धारण की थी, तो बाजीराव प्रथम जी ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला दोस्तों प्रथम पेशवा भी बाजीराव प्रथम को माना जाता है। ये दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुर्तगालियों से दोस्तों इन्होंने सालेट और बेसिन नामक क्षेत्र छीन लिया था। तो पुर्तगालियों ने दोस्तों किस पेशवा ने सालेट और बेसिन छीना था, तो बाजीराव प्रथम जी ने। इसके अलावा दोस्तों बाजीराव प्रथम जी को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है, तो बाजीराव प्रथम को, और हिंदू शक्ति का अवतार भी दोस्तों बाजीराव प्रथम जी को ही कहा जाता है। इनके शासनकाल में दोस्तों एक युद्ध हुआ था जो हुआ था 1728 ईस्वी में। इस युद्ध को पाल खेड़ा का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो पाल खेड़ा का युद्ध दोस्तों 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निज़ाम के मध्य हुआ था। इसमें दोस्तों एक संधि हुई थी जिसे मूंगी सिवा गांव की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत दोस्तों निज़ाम को चौथ कर और सरदेशमुखी कर साहू जी को देना स्वीकार करना पड़ा था। यानी कि बाजीराव प्रथम ने दोस्तों पालखेड़ा के युद्ध के तहत निज़ाम पर चौथ कर और सरदेशमुखी कर लागू कर दिया था। 1728 ईस्वी में दोस्तों एक बुंदेला राजा थे जिनका नाम था छत्रसाल। इन्होंने दोस्तों बाजीराव प्रथम से मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए सहायता मांगी थी। परिणाम यह होता है कि दोस्तों बाजीराव प्रथम छत्रसाल की सहायता करते हैं और मुगलों को पराजित भी कर देते हैं। और इसी अवसर पर दोस्तों बुंदेला राजा छत्रसाल ने बाजीराव से अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह करवा दिया था। तो मस्तानी दोस्तों किसकी पुत्री थी, छत्रसाल की। और किसका विवाह हुआ था इनके साथ, तो बाजीराव प्रथम के साथ। और बाजीराव मस्तानी से संबंधित दोस्तों एक मूवी बनी है, शायद आपने देखी भी होगी। तो दोस्तों मस्तानी के संबंध में 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि मस्तानी किसकी पुत्री थी, तो छत्रसाल की, और इनका विवाह बाजीराव प्रथम के साथ हुआ था। इसके अलावा दोस्तों बाजीराव प्रथम जी ने 1738 ईस्वी में गुजरात को मराठा साम्राज्य में शामिल किया था, यानी कि गुजरात को जीत लिया था। तो दोस्तों बाजीराव प्रथम ने गुजरात को मराठा साम्राज्य में कब शामिल किया था, तो 1738 ईस्वी में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बाजीराव प्रथम के शासनकाल में ही दोस्तों राणोजी सिंधिया ने मालवा में सिंधी वंश की स्थापना की थी। तो सिंधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो राणोजी सिंधिया ने। किनके शासनकाल में, तो बाजीराव प्रथम जी के शासनकाल में ये दोस्तों मालवा में सिंधी वंश की स्थापना की गई थी। राणोजी सिंधिया ने दोस्तों सिंधी वंश की स्थापना के साथ साथ अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी उज्जैन को, और बाद में दोस्तों अपनी राजधानी ये बनाते हैं ग्वालियर को। बाजीराव प्रथम जी के शासनकाल में ही दोस्तों एक मल्हार राव होलकर नामक व्यक्ति ने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना की थी। तो होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, तो मल्हार राव होलकर ने की थी। कहाँ पर की थी, तो इंदौर में। किसके शासनकाल में, तो बाजीराव प्रथम जी के शासनकाल में। इसके अलावा दोस्तों बाजीराव प्रथम जी के शासनकाल में ही एक गायकवाड़ नामक व्यक्ति ने गुजरात में अपना शासन स्थापित किया, और गुजरात में दोस्तों बड़ौदा नामक स्थान को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो गायकवाड़ ने दोस्तों अपनी राजधानी किससे बनाई थी, तो बड़ौदा को बनाई थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बाजीराव प्रथम के संबंध में दोस्तों एक महत्वपूर्ण कथन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने दोस्तों मुगलों के विरुद्ध ये कथन कहा था कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः गिर जाएंगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंधु तक लहराना चाहिए। तो ये कथन किसका है, तो बाजीराव प्रथम जी का है। किसके विरुद्ध कहा था, तो मुगलों के विरुद्ध ये कथन इन्होंने कहा था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना बाजीराव प्रथम जी के संबंध में कि ये बालाजी विश्वनाथ के बाद अगले पेशवा बनते हैं। 20 वर्ष की आयु में दोस्तों ये पेशवा बनते हैं। इन्होंने हिंदू पातशाही नामक एक उपाधि धारण की थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पुर्तगालियों से इन्होंने सालेट और बसीन छीना था। बाजीराव प्रथम को दोस्तों लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। बाजीराव प्रथम जी के शासनकाल में दोस्तों एक पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध दोस्तों बाजीराव प्रथम और निज़ाम के मध्य हुआ था। इसमें दोस्तों एक संधि के तहत निज़ाम पर चौथ और सरदेशमुखी कर लगा दिया गया था। 1728 ईस्वी में दोस्तों बुंदेला राजा थे छत्रसाल। इन्होंने बाजीराव प्रथम से मुगलों से लड़ने के लिए सहायता मांगी थी। आगे चलकर दोस्तों छत्रसाल अपनी पुत्री जिनका नाम था मस्तानी, इनके साथ दोस्तों बाजीराव प्रथम जी का विवाह करवा देते हैं। 1780 में दोस्तों बाजीराव प्रथम
गुजरात को मराठा साम्राज्य का अंग बनाते हैं। बाजीराव प्रथम के जी के शासनकाल में ही सिंधिया ने यानी कि राणोजी सिंधिया ने ही सिंधी वंश की स्थापना की थी मालवा में। सिंधिया ने दोस्तों अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी उज्जैन को, और बाद में दोस्तों ग्वालियर अपनी राजधानी परिवर्तित कर देते हैं। होलकर ने दोस्तों इंदौर में एक होलकर वंश की स्थापना की थी। गायकवाड़ ने दोस्तों बाजीराव प्रथम जी के शासनकाल में ही बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाई थी और गुजरात में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। और अंत में दोस्तों बालाजी प्रथम जी के संबंध में एक महत्वपूर्ण कथन हमने जाना था। चलिए अब आइए दोस्तों लोग जानते हैं बालाजी बाजीराव जी के संबंध में। यहाँ पर दोस्तों कि सबसे पहले बने थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद दोस्तों शासक बनते हैं बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम के बाद दोस्तों शासक बनते हैं बालाजी बाजीराव। ये दोस्तों 1740 ईस्वी में अगले पेशवा बनते हैं और 1761 ईस्वी तक दोस्तों ये पेशवा के पद पर बने रहते हैं। बालाजी बाजीराव को दोस्तों नाना साहेब के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो नाना साहेब किससे कहा जाता है, तो बालाजी बाजीराव जी को। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही एक सांगोला की संधि होती है 1750 ईस्वी में। तो सांगोला की संधि कब हुई थी, तो 1750 ईस्वी में। और जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु हो जाती है, और साहू जी की मृत्यु के बाद ही दोस्तों जो छत्रपति का पद था वो कमज़ोर होने लगता है। और साहू जी की मृत्यु के बाद दोस्तों अगले छत्रपति बनते हैं राजा राम द्वितीय, और इनके मध्य दोस्तों और बालाजी बाजीराव के मध्य दोस्तों एक संधि होती है जिसे संगोला की संधि के नाम से जाना जाता है। ये 1750 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के तहत दोस्तों संपूर्ण राज्य यानी कि जो संपूर्ण मराठा राज्य है जिस पर छत्रपति का अभी तक शासन था, उस पर दोस्तों बालाजी बाजीराव का अधिकार हो जाता है, यानी कि पेशवाओं का अधिकार हो जाता है। और यहीं से दोस्तों पेशवा एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरते हैं। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही दोस्तों पेशवाओं का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशवाओं का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। किसके मध्य, तो बालाजी बाजीराव जो एक मराठा पेशवा थे और एक अफगान शासक थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। इस युद्ध में दोस्तों अहमद शाह अब्दाली बालाजी बाजीराव को पराजित कर देता है। इस युद्ध के बाद ही दोस्तों 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि बालाजी बाजीराव बाजीराव प्रथम जी के बाद अगले पेशवा बनते हैं और इन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनके शासनकाल में दोस्तों एक सांगोला की संधि हुई थी। इस संधि के तहत ही छत्रपति का पद कमजोर हो जाता है और छत्रपति की संपूर्ण साम्राज्य पर दोस्तों बालाजी बाजीराव का अधिकार हो जाता है। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में दोस्तों पेशवाओं का सर्वाधिक विकास हुआ था, ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है। इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। किसके मध्य, तो बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, जिसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली बालाजी बाजीराव को पराजित कर देते हैं और इसके बाद ही दोस्तों बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है 1761 ईस्वी में। बालाजी बाजीराव के बाद दोस्तों अगले पेशवा बनते हैं माधवराव जी, जो 1761 ईस्वी में पेशवा बने थे और 1772 ईस्वी तक दोस्तों ये पेशवा के पद पर बने रहते हैं। माधवराव जी ने दोस्तों हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के एक शासक थे जिनका नाम था हैदर अली, इनको दोस्तों चौथ कर देने के लिए मजबूर किया था। तो निज़ाम और हैदर अली को चौथ कर देने के लिए किसने मजबूर किया था, तो माधवराव जी ने। माधवराव जी की दोस्तों मृत्यु हो जाती है 1772 ईस्वी में। माधवराव जी की मृत्यु के बाद ही दोस्तों कहा जाता है कि पेशवा साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। तो पेशवा साम्राज्य का पतन शुरू किसके शासनकाल में होता है या किसकी मृत्यु के बाद होता है, तो माधवराव जी की मृत्यु के बाद। माधवराव जी दोस्तों अंतिम महान पेशवा के रूप में जाने जाते हैं। ये अंतिम पेशवा नहीं थे लेकिन अंतिम महान पेशवा के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि अंतिम शक्तिशाली पेशवा यही थे। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं आंग्ल मराठा युद्धों के संबंध में। अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य दोस्तों 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे जिनके संबंध में आइए जानते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी में, जो चला था 1782 ईस्वी तक। ये दोस्तों पेशवाओं और अंग्रेजों के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों अंग्रेजी सेनापति थे कर्नल कीटिंग। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान दोस्तों अंग्रेजी सेनापति कौन थे, तो कर्नल कीटिंग थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है।
तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो सालबाई की संधि के तहत जो हुई थी 1782 ईस्वी में, जब दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। इसके बाद दोस्तों आइए जानते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में, जो हुआ था 1803 ईस्वी में और 1805 ईस्वी तक दोस्तों ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था। इसमें दोस्तों एक बसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ही दोस्तों एक देवराय की संधि हुई थी, जिसकी डेट आपको याद रखनी है कि संधि कब हुई थी, तो 1803 ईस्वी में। तो देवराय की संधि भी दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान होती है और बसीन की संधि भी दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान होती है। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों हुआ था 1817 ईस्वी में, जो चला था 1818 ईस्वी तक। इस युद्ध के दौरान ही दोस्तों एक पूना की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में। पूना की संधि कब हुई थी और किसके मध्य हुई थी, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। तो पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। इस युद्ध के बाद ही दोस्तों अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों अंग्रेजों ने पेशवा का पद किस युद्ध के दौरान समाप्त किया था, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान समाप्त करके। और दोस्तों जो मराठा साम्राज्य का जो जितना भी शासन था वो किसे सौंपा था, तो शिवाजी महाराज के जो एक वंशज थे जिनका नाम था प्रताप सिंह, उनको सौंप दिया था। अंतिम पेशवा के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है, तो अंतिम पेशवा के रूप में जाना जाता है बाजीराव द्वितीय को। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में। इससे पहले दोस्तों हमने जाना शिवाजी के उत्तराधिकारियों के संबंध में, और फिर हमने दोस्तों एक एक करके पेशवाओं के संबंध में जाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले दोस्तों हमने शिवाजी से संबंधित एक सेशन कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे संबंधित हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे, जिससे दोस्तों इस पूरे चैप्टर की हमें प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।